हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के आज हम पूरी किताब के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम आपको सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर आप ला सके। इसके लिए आप सभी को पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है 70 में 70 नंबर पक्का करने के लिए। ठीक है, इसका ये पार्ट 3 है। अभी तक आपने दो इसका पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ये आपका है जिसमें हमने लगभग कुछ क्वेश्चन को कराए थे। फिर सेकेंड पार्ट ये है, इसको भी देख लीजिएगा। लिंक हमने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए आज तीसरे पार्ट में हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जी। ठीक है, अब तीसरे में हम क्या जानेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रतिपरासरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब प्रतिपरासरण क्या होता है, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, ये वीवीआई है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात पता भी होगा अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब जिनको नहीं याद है, अगर प्रतिपरासरण उनको नहीं याद है, भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, आसानी शब्दों में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिपरासरण को अगर समझना है तो मैं एक परिभाषा लिखा हूं, इसको मैं पढ़कर एक बार सुना दे रहा हूं, फिर हम आपको समझाएंगे ना तो याद हो जाएगा। पहले सुन लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन का कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगता है। इसी घटना को हम इसी क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं जी, नहीं आता है, ऐसे पढ़कर थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। तो हम आपको समझाते हैं। तो समझाएंगे कैसे, तो एक हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पर एक बड़ा सा इस प्रकार हमने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में क्या हम खासियत है, इस बर्तन में एक काम हम करते हैं, ये जो हमारे पास एक हमने ये बर्तन ले लिया है। ठीक है जी। अब अब इस बर्तन में हम क्या करते हैं, अब इस बर्तन में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास बर्तन है, इन इन बर्तनों में हम एक अर्धपारगम झिल्ली को लगा देते हैं। इस बर्तन में हम एक अर्धपारगम झिल्ली को लगा देते हैं। अब ये अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। इसके इस साइड हमने मान लेते हैं सपोर्टेड, इसके इस साइड हमने विलियन को भर दिया है। इसके इस साइड मान लेते हैं विलियन है, और इसके इस साइड मान लेते हैं एक साइड शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक है जी। ठीक है, ये इधर क्या है, इधर है विलियन, और इधर क्या है, इधर मान लेते हैं शुद्ध विलायक है। अब इसका एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो इधर मान लेते हैं विलियन मतलब क्या है, जैसे पानी और चीनी का रस अगर होगा तो वो विलियन होगा। तो इधर पानी और चीनी का रस है, और इधर क्या है, ओनली शुद्ध विलायक मतलब ओनली मान लेते हैं पानी है। मतलब इधर केवल पानी है, इधर शुद्ध विलायक के कण है, सॉरी इधर क्या है, विलियन है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी विलयन को और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, ये अर्धपारगम झिल्ली है ना, तो मैं इसको हिंदी में यहां पर लिख दे रहा हूं, अर्ध अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली है जी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमने अभी क्या बताया कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो होता ये है ना दोस्त, होता ये है कि जो शुद्ध विलायक के कण हैं ये विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो जब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परासरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, परासरण कहते हैं। क्या हमने कहा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि परासरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, तो इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं, ये हम कह देंगे। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रतिपरासरण। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहा है, प्रतिपरासरण।
प्रतिपरासरण मतलब प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा परासरण का। तो परासरण के उल्टा मतलब क्या होगा जी? कि इसका उल्टा यही ना होगा। अगर हम इसके उल्टे पर बात करें तो इसका उल्टा तो यही होगा कि जो इसका उल्टा क्या होगा कि जो हमारा शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर आ रहे थे, और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो अगर विलयन के कण अगर शुद्ध विलायक की ओर जाएंगे, विलयन के कण अगर शुद्ध विलायक की ओर जा रहे हैं, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिपरासरण कह देंगे। सीधी बात है, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम सीधी बात आपको समझा दे रहे हैं प्रतिपरासरण किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि आप ये कह सकते हैं कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। बताइए सबको याद हुआ या नहीं हुआ जी? हमें चाहिए आप सबको याद होना, वो भी वीडियो में ही। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरा यही लक्ष्य है कि हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं जो हम पर विश्वास किए हुए हैं, हमसे वो पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि रट्टा नहीं मारना है दोस्त, आपको समझ कर याद करना है। और यहीं पर जी, इसलिए एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूं, यहां से आप सुनकर याद कर लीजिएगा। क्या कहेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, तो इस क्रिया को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब वही अलग किया जाता है, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, तो ये जो अर्धपारगम झिल्ली है इसके माध्यम से विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? इस क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो जितने स्टूडेंट हमारे समझ के हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप क्या कर लीजिए बाबू, इस फिगर को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने शुरुआत किया है दोस्त, एक एक करके सब हम देखेंगे जी। ठीक है, आते हैं जी अगला। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है जी? अब मोनोसेकेराइड क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण होता है, उसी को मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो इसी को देख लीजिए, इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे छोटे अणु में जल अपघटित नहीं होते हैं, हो सकते, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। मतलब सीधी बात कहा गया ना कि वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणु में जल अपघटित नहीं हो सकते, मतलब इतने छोटे हैं कि वो जल अपघटित अब नहीं हो सकते हैं, अब वो टूट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी को मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल सा परिभाषा है, इतना तो आप याद कर सकते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणु में जल अपघटित नहीं होते हैं उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। सीधी बात है, मोनोसेकेराइड ना कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण होता है, इतना ही आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मोनोसेकेराइड हमेशा आपको याद रहेगा जी। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं कि आपको ज्यादा इस पे डिटेल में हम लोग लेकर चले इसको। चलिए हो गया। ठीक है जी, आप एक काम कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मोनोसेकेराइड का आप एग्जांपल हमें बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कहीं से भी ढूंढकर, जिनको तो मैं जानता हूं मोस्टली स्टूडेंटों को नहीं पता होगा, नहीं पता है ना, तो इंटरनेट से भी आप गूगल से कहीं से भी पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका उत्तर दीजिएगा। मैं देखूंगा कौन कौन से स्टूडेंट हमें कमेंट किए हैं। और सबसे खास बात कि बहुत सारे स्टूडेंट अब प्रेजेंट नहीं लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है जी, अपना प्रेजेंट जरूर लगाएं। प्रेजेंट मतलब कमेंट में आकर लिखना है प्रेजेंट, और जो आपका नाम है उसको आपको जरूर लिखना है, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस तरीके से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है थर्ड हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए। अब प्रबल विद्युत अपघट्य, अच्छा दो चीजें आता है, एक आता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये बताइए, प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत, और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो इसका मतलब मजबूत विद्युत अपघट्य कौन है
और कमजोर विद्युत अपघट्य कौन है? तो सबसे पहली बात, आपको इतनी बात यहां पे फोकस करिएगा, पहले यहां पे मैं समझा रहा हूं। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है जी? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या होता है कि वह पदार्थ जो क्या होता है, जो जो सरलता से आयनों में टूट जाते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में मतलब जल में घोलने पर क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, तो उसी को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो आसानी से आयनों में नहीं टूटे हैं, मतलब कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, तो उसी को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। बात आप समझ रहे हैं? मतलब दोनों ही आयनों में तो टूटेंगे, परंतु जो ज्यादा मात्रा में टूटेगा वो प्रबल होगा, जो कम मात्रा में टूटेगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। तो वही बात हमने लिखा है कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः देख लीजिए पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं, तो उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या, कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में ध्रुवीय विलायकों में, जलीय विलयन कहे या ध्रुवीय विलायक कहे, तो ध्रुवीय विलायक अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं अगर अपने सुटेबल के लिए, तो वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, तो उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। बताइए जी, प्रबल विद्युत अपघट्य आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य भी आसानी से समझ में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप, अब इसमें तो कुछ समझाने वाला तो है नहीं। जो देखिए जो पूर्णतः आयनों में टूट जाएंगे ना, वो हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, और जो पदार्थ जलीय विलयन में बहुत कम आयनों में टूटते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, वो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल ही सबसे बेहतर रहेगा। आप सभी उदाहरण इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि NaCl हो जाएगा, अगला हमारा KCl हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा HCl इसका हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और अगला हमारा याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ETC। ये सब हमारी क्या है जी, ये सभी जो है हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, जो सरल आयनों में आसानी से मतलब नहीं टूटते हैं, तो ऐसे कौन है जी, तो ऐसा हमारा है जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ETC। तो ये हमारे क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं जो बहुत कम आयनों में टूटते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, अच्छी बात है जी। तो इन सभी को नोट डाउन तो आप कर रहे हैं ना, अच्छी बात है अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो। अगर आपको मुश्किल लगता है नोट डाउन करने में, अभी सोच रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हमसे 2-3 डिमांड कर रहे थे कि सर हमें हमें मतलब सीधी बात कहें ना, तो वो चाह रहे थे कि सर हमें पूरा इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक हमें बता दीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए जहां से हमें पेपर में आता है, PYQ बता दीजिए, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे पिछले साल या उससे बहुत साल पहले जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दे दीजिए, जिससे कि हम पढ़ सकें, अब बोर्ड एग्जाम 2027 में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो उस सभी को हमने सॉल्व कर दिया है ये टॉपर नोट्स से। अभी जितने भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने टॉपर नोट्स ले लिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो किस चीज के लिए देरी कर रहे हैं, ये टॉपर नोट्स आप जरूर लें। ये टॉपर नोट्स में आपको क्या दिया जा रहा है, ओनली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के टॉपर नोट्स मात्र 199 में दिए जा रहे हैं। अब 199 में क्या आपको दिया जा रहा है ये भी सुन लीजिए। फिजिक्स में आपके टोटल चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नियम है, सिद्धांत है, डेरिवेशन है, अभिक्रियाएं हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब मिलेंगे जी। और उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं।
टॉपर नोट्स लेने के लिए आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, जो पिक आपको दिखाई दे रहा है उसी पिक में, तो उस पर मैसेज करके वहां पे कहिएगा कि सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, एल्कोहल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हमें ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है, तो 5 नंबर में। अब 5 मार्क्स का अगर आपको जानना है तो देख लीजिए। तो पहला हमारा पूछा गया, एल्कोहल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, पहला क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन कह दिया है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर बनाइए। संरचना को तो छोड़िए, पहले आप ये जानिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर क्या होता है। तो चलिए जी, तो हमारा सबसे पहला आता है एल्कोहल समझना, कि एल्कोहल किसे कहते हैं। एल्कोहल क्या होता है जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब एल्किल समूह क्या होता है, तो देख लीजिए, एल्किल समूह को हम मोस्टली हम आर से दर्शाते हैं। तो जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है ना, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, तो इसी को, इस टोटल को अब हम क्या कहेंगे जी, इसी को एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, तो इसको हम कहते हैं एल्किल समूह। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल एल्किल समूह। ये हमारा क्या है जी, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह। ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा एल्किल समूह है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, तो हमने यही ना कहा कि जब किसी एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसी को, उस पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। तो वही लिखा गया है कि जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल एल्कोहल का अगर हम देना चाहें, उदाहरण, ठीक है, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, उदाहरण अगर हम देना चाहें तो देख लीजिए इसका उदाहरण जी। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा CH3OH हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। ये हमारा एक एल्किल समूह है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सी समूह। तो एल्किल समूह के साथ अगर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो ये हमारा एल्कोहल कहलाएगा। और इसमें एक कार्बन है तो इसीलिए इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जैसे C2H5OH, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एथिल एल्कोहल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दो कार्बन है। तो ये आपको कम से कम ये दो याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, एक मेथिल एल्कोहल, एक एथिल एल्कोहल का। ठीक है, अब हमारा आता है, पहला तो क्वेश्चन हम समझ के एल्कोहल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ हमने समझा भी दिया। ठीक है, ये हमने समझाया है, ये आप समझ ही रहे होंगे। इसको एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं कि आपको हमेशा याद रहे जी। ठीक है ना, ये हमने समझाने के रूप में आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि, अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, देख लीजिए, कार्बन ये जो परमाणु है ना, ये कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है प्राथमिक एल्कोहल, एक होता है द्वितीयक एल्कोहल और एक होता है हमारा तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल है। अब इसको भी ध्यान पूर्वक आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, चलिए, तो चलिए आइए हम एक एक करके इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम सच कहें ना तो ये परिभाषा ज्यादा हार्ड नहीं है, एक परिभाषा समझे सब याद हो जाएगा। पहला हमारा कह रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ, ध्यान से समझेंगे, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब ऐसा एल्कोहल
ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह, ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ये प्राथमिक प्राथमिक कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा होगा तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें ये जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह वो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और तृतीयक एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल जिसका जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो बताइए आपको समझ में नहीं आया? यहां तक तो सेम ही बोलना है। अगर प्राथमिक कार्बन परमाणु होगा तो प्राथमिक एल्कोहल, अगर दो कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो द्वितीयक एल्कोहल, अगर तीन कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से। जैसे जैसे अगर प्राथमिक एल्कोहल का एग्जांपल दें तो देख लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा CH3OH। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे जी, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। अदर हम देख सकते हैं, अदर हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं C2H5OH। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वह प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। अब इससे इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी आपको होंगे कि सर यहाँ पे एक कार्बन था तो आपने कह दिया, यहाँ पे तो दो कार्बन है। अरे भैया उससे मतलब नहीं है, ये आप गलत अगर अर्थ समझ रहे हैं तो वो भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे प्राथमिक एल्कोहल है। अब द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ दो कार्बन परमाणु जुड़े होंगे। तो कैसे दो कार्बन परमाणु जुड़े होंगे, तो ये हम आपको बता देते हैं। इसका दूसरे का एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर इधर हम दे रहे हैं, याद रखिएगा ये दूसरे द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण हम दे रहे हैं। द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा जैसे CH3 CH3 CHOH और फिर हमारा CH3, ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। देख लीजिए कैसे, कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह दो कार्बन परमाणुओं से, एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन परमाणुओं से अगर जुड़ा होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ये हमारा दो कार्बन परमाणु वो भी कौन होना चाहिए, तो एल्किल समूह ही तो होना चाहिए। ये आप समझ लीजिएगा, ये एल्किल समूह है, हमने क्या बताया था, ये एल्किल समूह है। तो दो कार्बन परमाणुओं का मतलब है कि दो एल्किल समूह वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एल्किल समूह ये है, एक एल्किल समूह ये है, तो यही बात हम कह रहे हैं कि ऐसा, ये अब एल्किल समूह तो है नहीं CH, तो यही बात हम कह रहे हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, तो इसको हम कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, या प्रोपेनॉल भी कहेंगे इसका नाम। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल और भी देखना चाहें तो इसका देख सकते हैं, जैसे कि CH3, जैसे हम जैसे CH3 फिर CH2 फिर CH फिर CH3 और यहाँ पे OH। अब देख लीजिए ये भी कौन सा हमारा एल्कोहल होगा जी, प्रोपिल एल्कोहल, सॉरी प्रोपिल नहीं, ये भी हमारा द्वितीयक एल्कोहल होगा। कैसे, तो देख लीजिए इसमें भी ऐसा है, ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। अब कार्बन परमाणु तो ये भी कार्बन ही है, परंतु याद रखेंगे कार्बन परमाणु कैसा होना चाहिए, तो एल्किल समूह का होना चाहिए। एल्किल मतलब जैसे CH3 हो, C2H5 हो, तो ये हमारा CH3 है, नहीं है, ये CH3 है, नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे। तो ये है, तो इसीलिए दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। बात आप समझ गए ना, तो ये द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल को यहाँ पर बीच में इसके जगह पर लिखिएगा जी, इसमें लिखिएगा, ठीक है। अब आता है तृतीयक एल्कोहल, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तीन
कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर दूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा CH3 सी, फिर CH3 और फिर हमारा ये OH। तो ये देख लीजिए, ये हमारा जो होगा ये हमारा तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो 3 कार्बन परमाणु से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ के होंगे, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा टॉपिक ये क्लियर होता है। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। मैं एक बात कह दूं, मैं बार बार आपको रुक कर ये नहीं कहूंगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ाई कर लीजिए, ये सब मतलब जो चीजें है ना, मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? तो क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर सच में हमें एक अच्छा नंबर लाना है तो मैं बार बार कहूंगा तभी आप पढ़ेंगे जी, ऐसा तो है नहीं। तो आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़ेंगे। अपना नोट्स भी बना रहे होंगे, नहीं नोट्स बना रहे हैं तो कम से कम प्रॉपर नोट्स तो जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको सब पता चल जाए कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मान लेते हैं चैप्टर 7 में या चैप्टर 8 में या चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन इंपॉर्टेंट नियम है, कौन इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसको हमें पढ़ना है, तो ये सब आपको टॉपर नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ले लीजिएगा, वहां से सब मिल जाएंगे और उसकी तैयारी आप करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, शायद ये टॉपर नोट्स आपकी पूरी भविष्य को बदल दे। ठीक है, तो यही मैं कहूंगा जी। अगला हमारा आता है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब 3 टिप्पणी यहाँ पे कह दिया है। पहला हमारा कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप ये आपसे जो भी पूछता है ना 5 मार्क्स, कितने में जी? 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए 5 नंबर का देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो समझ लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो क्षण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण क्षण की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड आवेशित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जिसे हम ओनली क्या कहते हैं जी, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, नहीं समझ में आए जिनको भी, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम है ना जी, समझा देते हैं। चलिए आइए तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमने एक बर्तन ले लिया है, ध्यान से आप समझेंगे सभी। एक छोटा सा ही मैं बर्तन ले रहा हूं। ठीक है, ये हमने बर्तन ले लिया। अब ये हमारा जो बर्तन है, ठीक है, हम्म, अब इस बर्तन में देख लीजिए, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए गड़बड़ कर रहे थे ना हम। आ, क्या करें क्या करें, ऐसा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक हमने बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन हमने इसमें घोल दिया है। किसका जी? तो ये आप याद रखेंगे, इसमें हमने क्या घोल दिया है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट, इसमें हमने क्या घोल दिया है, CuSO4। इसमें हमने कॉपर सल्फेट लवण का विलयन हमने घोल दिया है। क्या घोल दिया है? कॉपर सल्फेट एक लवण होता है, लवण का विलयन इसमें हमने घोल दिया है। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन इसमें घोल दिया है। जब हम कॉपर सल्फेट के लवण का विलयन हम घोल देते हैं, उसी घोल में हम कॉपर के छड़ को डुबोते हैं। ठीक है,
तो कॉपर के छड़ को जब डुबाएंगे तो इस छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये छड़ जो होता है ये आवेशित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। हमने ये बताया कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, क्या बताया, जब किसी धातु के छड़ को, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। उसी मतलब कॉपर जो धातु का छड़ हमने लिया है, तो कॉपर सल्फेट, देख लीजिए कॉपर है ना, तो कॉपर सल्फेट का ही लवण का विलयन में डुबाना है। अगर हमने यहाँ पे जिंक धातु लिए होते तो हमें जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबाना पड़ता। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है। ठीक है, देख ले रहे हैं प्लस आवेश आ गया है, तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण इस क्षण पर एक विभव उत्पन्न होता है और इस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताइए, परिभाषा समझ में आ गया ना? क्या हमने कहा जी? हमने ये कहा कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। तो इतनी बात आप लिख लीजिएगा। यही बात हमने लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण का विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की जो सतह है उस पर एक क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पहला समझ में आ गया। इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, बना लेंगे। अब इस फिगर को फिर भूल जाइए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? तो इसमें आप तीन चीजें सुधार कर लीजिए। सुधार नहीं करना है, इसमें जोड़ देना है। क्या? देखिए, कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन हम लेंगे बर्तन में और कॉपर के ही धातु को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें डुबाएंगे। परंतु इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तीन कंडीशन लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं। कौन कौन सा शर्त? तो पहला शर्त ये लगाएंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट जो लवण का विलयन है ना, ये इसका जो ताप होना चाहिए, इसका जो हमारा दाब होना चाहिए, दाब, इस कॉपर सल्फेट विलयन का जो दाब होना चाहिए वो याद रखेंगे कि 1 एटीएम दाब होना चाहिए। ठीक है, इस पर जो कॉपर सल्फेट लवण का विलयन है इसका दाब 1 एटीएम होना चाहिए। इसका जो तापमान होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। इसकी कॉपर सल्फेट जो लवण का विलयन है, इस विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए, सांद्रता वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। ये चीजें आपको याद रखना है जी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, ये तीन चीजें। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें याद रखना है। सबसे पहली बात क्या चीजें, कि जब किसी धातु के छड़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। ठीक है, तो हम क्या आपको समझा रहे थे, हम यही कह रहे हैं कि पहले जैसा ही सेम है, बस अंतर क्या हमने कर दिया है, इसमें कंडीशन ये लगा दिए हैं कि जो हम इस बर्तन में विलयन लेंगे वो 1 एटीएम दाब का होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर उसकी सांद्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस सांद्रता वाले विलयन में जब हम किसी धातु के छड़ को हम डुबाएंगे ना, तो इस धातु के छड़ पर जो अब विभव उत्पन्न होगा, अब उसको हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, अब उसको अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो परिभाषा हमने क्या बोला है, देखिए हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। यहां तक आप सुन लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूं। हमने कहा कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब,
25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो वही लिखा गया है। तो छड़ पर, छड़ मतलब धातु की सतह पर, तो छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो एक बार अब मैं यहां से नहीं बोलूंगा, एक बार मैं यहीं से बोल दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। क्या कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना लिखने के बाद इस फिगर को इसमें लगा दीजिएगा दूसरे वाले में, ये टोटल जी। ठीक है, अगला हमारा आता है तीसरा। तीसरा जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है तो देख लीजिए। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जब, देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जब अलग अलग मान लेते हैं प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आप समझ सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, जैसे ये अलग अलग प्रकार के, ऐसे हम संकेत रूप में दे दे रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं। अब इनका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता करना है कि इनका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या है जी, एक वैल्यू है कि मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोड विभव 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इस तरीके से। तो जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ही हमने एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण कर दिया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड का ही निर्माण कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोड जो निर्माण हमने किया है, ये इलेक्ट्रोड बता देगा कि किसी भी अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यही बात हमने लिख दिया है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया जाता है जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ गए होंगे आप? तो बिल्कुल यहां से आप समझ गए हैं कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ गए हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है समझ लेते हैं जी। गैल्वेनिक सेल, तो सबसे पहली बात, पहले आता है विद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा है हमारा गैल्वेनिक सेल। तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहेंगे? तो इसमें रासायनिक जो ऊर्जा होती है, याद रखेंगे, इसमें इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। मतलब विद्युत अपघटनीय सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा अगर ऐसे हम रासायनिक ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक जनरेटर, एग्जांपल ऐसे ही हम दे दे रहे हैं, जैसे जनरेटर है तो जनरेटर में जो हम पानी, जो पानी नहीं सॉरी तेल डालते हैं, डीजल हो पेट्रोल हो, तो वो एक विद्युत रसायन है, उसी से विद्युत ऊर्जा में सॉरी रासायनिक ऊर्जा मिलती है, तो वो एक रासायनिक ऊर्जा ही है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा कौन, विद्युत अपघटनी से, और ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है ना, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा होती रहेगी, परंतु इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब जाकर स्टार्ट होगी।
मतलब इसमें अपने आप ही संपन्न हो जाएगी और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। ठीक है, अगले बात कहा गया कि इसमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब विद्युत अपघटनीय में बाहर से किसी बाहर से कोई ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने के लिए हमें बाहरी परिपथ से एक बैटरी या विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोतों को लगाना आवश्यक है। मतलब इसको चालू करने के लिए कोई चीज ही नहीं चाहिए, जबकि गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने के लिए हमें एक बैटरी चाहिए या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक है जी, तभी ये काम करेगा। तो ये चीजें हैं, मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए जी, तो ये हमने इतना देख लिया। चलिए अगला हमारा आता है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण लिखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मैं पहले ही कहते रहा हूँ, आईएमपी है। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है? तो मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं, क्या लिखा गया है? जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड का, हमने कहा ना एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड ये अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं, कोई हाइड्रोजन का है तो कोई हमारा ऑक्सीजन का है, कोई नाइट्रोजन का है। तो जब अलग अलग तत्वों का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इनका इलेक्ट्रोड विभव ही होगा। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होता है? ये एक वैल्यू है कि जैसे हाइड्रोजन का मान लेते हैं 5 है, तो ऑक्सीजन का कोई मान लेते हैं 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो एक वैल्यू है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का सॉरी जब अलग जब जब विभिन्न मतलब जब अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे कहा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के, अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें, मान लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में एक हम रखेंगे, ठीक है, इस तरीके श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के अगर बढ़ते हुए क्रम में हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी? हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा। ठीक है, इसी श्रेणी को हम क्या नाम देंगे? इसी श्रेणी को हम क्या नाम देते हैं? इसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। बात आप समझे कि नहीं? सबसे पहली बात हमने ये कहा कि जब अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव को, जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड का जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए अगर क्रम में हम रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? इसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यही लिखा गया है कि जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हमेशा ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना कि इस वैल्यू को 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ते हुए अगर क्रम में रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक श्रेणी प्राप्त होगा, उसी को मानक क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसमें हमें 3 चीजें बताई गई, क्या क्या बातें बताई गई समझिएगा। अब इसके गुण पढ़ रहे हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण क्या होता है समझिएगा। सबसे पहला इसका है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। सीधी बात है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम ऊपर से अगर नीचे आते हैं ना, ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो जितने भी नीचे वाले तत्व आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उनमें ज्यादा होगी, तुरंत आकर्षित कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे। तो वही लिखा गया है
कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे और दूसरा गुण क्या लिखा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होता है। मतलब जो तत्व सबसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, त्याग देते हैं आसानी से जी। और जो तत्व नीचे होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपने अंदर ले लेते हैं। समझ गए, तो ये बातें हैं जी। तो वही बात लिखा गया है, जो तत्व सबसे ऊपर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। समझ के होंगे। अगली बात लिखा गया है कि इस श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना मतलब अपने अंदर लेने की क्षमता बहुत अधिक होता है। तो ये इसका लक्षण है, याद रख लीजिएगा। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। समझ लेते हैं जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो क्या हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है उसी को हम क्या कहते हैं जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया याद रखना है। ठीक है, जैसे ध्यान से हम समझा देते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं आर इजकल टू पी। ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया ले लिया। आर रिएक्टेंट है, पी मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब जिसको हिंदी में हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं हिंदी में प्रोडक्ट को। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और इसको हम सभी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं ना, तो अभिकारक क्या है, आर है, तो अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। निर्भर मतलब प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये बातें कहा गया जी। बात आप समझे, एक बार और सुन लीजिए, समझ जाइएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया से ध्यान से समझेंगे, हम क्या कह रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के प्रथम घात के निर्भर करता है, प्रथम घात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है। ये आप समझ रहे हैं ना, अभिकारक है और सांद्रता कहेंगे अगर कोष्ठ में बंद करेंगे तो, और घात है वन तो वन हमने कह दिया। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया, एक बार और सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है। इतना बोल देंगे तो वही लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये x और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है k, और ये r के पावर क्या है, r के पावर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा r के पावर है 1 तो r ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, यहाँ से हमें ये मिल जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए जी, पहले आप समझ के प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है। मोस्टली ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन जरूर लिखिएगा। अब आता है कि अब आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, सॉरी इसका लक्षण, हाँ इसका लक्षण क्या है, गुण क्या है। तो सबसे पहला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। सही बात है जी, कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है। तो सही बात है, तो ये आपको हमने क्या बताया है, ये हमने क्वेश्चन से ही बता दिया है। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा, इसके बाद ये लाइन आप लिख लीजिएगा।
सही बात है। दूसरा आता है इसका कि इसका मात्रक याद रखेंगे मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है। किसका जी? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। ये याद रखेंगे कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होगी वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। अगली बात आप याद रखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये जो है ना मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का मात्रक है। ओनली ये हमारा क्या है? वेग है। तो वेग का मात्रक हमने बताया। अब वेग स्थिरांक जो ये के है, इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, समझ के होंगे आप, स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। अगला हमारा आता है क्वेश्चन 9 नंबर, उप संयोजक यौगिकों का समयवता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। समयवता, ठीक है। समयवता क्या होता है? थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा नाम तो अजीब, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं जी। देखिए इसका मतलब सीधा, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देख लीजिए क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणु सूत्र समान हो तथा उनका गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवता कहते हैं। एक दूसरे के समावयवता कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहलाता है। यह घटना ही समावयवता कहलाता है। मतलब सीधी बात ये कहा गया ना कि जब मान लेते हैं ये दो हमारे पास क्या है? यौगिक है, ठीक है। ये हमारे पास ये दो हमारे क्या है? यौगिक, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है, ठीक है। तो जब दो यौगिकों का अणु सूत्र समान हो, अणु सूत्र, जब दो यौगिकों का जो अणु सूत्र है वो अणु सूत्र समान होगा, अणु सूत्र तो समान होगा, अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र समान होगा, परंतु क्या होगा जी? परंतु दूसरा कि इसका जो गुण होगा, इन दोनों का गुण होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जब जब ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु गुण अलग अलग हो, तो ऐसे दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक दूसरे को समायोग समा समावयवता कहलाता है। तो यही बात हमने कहा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणु सूत्र समान हो परंतु गुण अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवता कहलाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। तो यही बात हमसे पूछा गया था, तो जो कि हमने यहाँ पर आपको आसानी तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। पहला क्या बताए थे? ग्लूकोज का। और दूसरा हम एग्जांपल जैसे दे सकते हैं सुक्रोज का। तो ग्लूकोज और सुक्रोज का सूत्र जो अगर देखें, ये दो यौगिक हैं, इनका अगर सूत्र देखें तो C6H12O6 होता है, और इसका भी C6H12O6 ही होता है। तो देख लीजिए हमने क्या बताया कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र अगर देखें तो अणु सूत्र समान है परंतु इन दोनों का गुण अलग अलग होता है, तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समयवता कहलाएंगे। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला आता है उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे उप सहसंयोजक यौगिक समझ लेते हैं। तो क्या लिखा गया है? जब किसी यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये देख लेते हैं अगर एग्जाम्पल, तो एक हम उप सहसंयोजक यौगिक ले लेते हैं जिसका सूत्र क्या होगा? K4FeCN का होल 6। ये हमारा हो जाएगा जी कि K4FeCN का होल 6, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो Fe है ना, ये टोटल हमारा क्या है? ये उप सहसंयोजक यौगिक है। इतना याद रखेंगे, ये एक उप सहसंयोजक यौगिक है। और जो हमारा ये Fe है, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु
परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है जी। ये हमारा Cn क्या है, तो Cn है हमारा लिगेंड। क्या है जी, तो केंद्र, ये हमारा Cn क्या है, तो ये लिगेंड है। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम यही कह रहे हैं कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, ये इतनी बात समझ रहे हैं ना। अगर हम इनकी थोड़ी संरचना बना दें तो ये कैसे बनेगा संरचना, तो ये हमारा Fe है और 6 इसमें लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक Cn, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या आपको बताया, हमने यही बताया कि देख लीजिए यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, सॉरी 4k प्लस, यहाँ पे 4k प्लस ये होगा, ये हमारा 4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम ये आपको बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, यही ना ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु, और ये हमारा Cn क्या है, ये सभी लिगेंड है। तो हम यही कह रहे हैं, क्या कहेंगे जी, हम ये कहेंगे कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु, हम ये कह रहे हैं किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, यहाँ पे ये जो बंध बन रहा है, ये आप बंध को याद रखेंगे, ये सभी बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ये सभी बंध क्या कहलाएंगे, उप सहसंयोजक बंध कहलाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, हम ये कह रहे हैं किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो उप सहसंयोजक जो बंध बन रहा है, ये कितना बन रहा है, तो उप सहसंयोजक बंध 6 बन रहा है। तो यही जो बंध है ना, उसी को हम उप सहसंयोजक संख्या कहेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। हमने कहा कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सभी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उनकी संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आप याद रख लीजिएगा। अगला हमारा आता है मौलिक परीक्षण। अब मौलिक परीक्षण क्या होता है, तो देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि मौलिक जो परीक्षण होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण होता है। क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पता किया जाता है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन को लेकर 2 मिली अल्फा नेफ्ताल का एल्कोहलिक विलयन, 2 मिली अल्फा नेफ्ताल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर दो द्रवों के बीच क्या होता है, बैगनी रंग का वलय बनता है। ठीक है, और जब बैगनी रंग का वलय बन जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि वो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जी। क्या है जी, उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें पता चल जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आइए हम समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात कि इतनी बात आपको पता रखना चाहिए हमेशा कि जो हमारा मौलिक परीक्षण है, ये एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण होता है। ये क्या होता है जी, एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण होता है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक परख नली है, ये क्या है, ये हमारा परख नली है, ये हमारा प्रखनली है। तो इस प्रखनली में सबसे पहले ग्लूकोज का जलीय विलयन हम लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो इसमें हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे, और ग्लूकोज के जलीय विलयन में हम क्या मिलाते हैं, ग्लूकोज के जलीय विलयन में हम अल्फा नेफ्थाल, इसमें दूसरा हम पदार्थ क्या लेंगे, अल्फा 2 ml अल्फा अल्फा नेफ्थाल का जलीय विलयन लेते हैं।
अल्फा नेफ्थाल का जलीय विलयन लेकर इसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4, इसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। पहले आप समझिएगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे और इसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल का जलीय विलयन मिलाएंगे। मिलाकर उसके बाद इसमें सांद्र H2SO4 के कुछ बूंद हम इसमें डालते हैं, तो क्या बनता है जी, तो जैसे ही हम डालेंगे ना, तो इनके बीच में, इन सभी के बीच में एक बैगनी बैगनी रंग का क्या होता है, वलय प्राप्त होता है। बैगनी रंग का वलय प्राप्त होता है और उसी बैगनी रंग का जब वलय प्राप्त हो जाएगा तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि विलयन में क्या, विलयन जो है, विलयन में कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज के जलीय विलयन लेंगे, इसी को पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो ग्लूकोज के जलीय विलयन में 2 ml अल्फा नेफ्थाल का जलीय विलयन मिलाएंगे, फिर उसमें सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। ठीक है, जैसे ही मिलाते हैं तो इन ग्लूकोज के जलीय विलयन के बीच अगर बैगनी रंग का वलय बन जाएगा, वलय मतलब होता है एक थक्का, एक गोलाकार टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में कार्बोहाइड्रेट है। तो यही लिखा गया है, यह एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। इसमें प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन, 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर, द्रव द्रव के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है जी। चलिए दोस्त, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग हमने आज के इस वीडियो में 11 करा दिए हैं। लगभग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों को मिला दें तो पूरी आपकी किताब से हमने लगभग कितने जी, लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करा दिया है। तो इतना आप जरूर तैयार कीजिएगा। आगे अभी भी इसका चैप्टर जो सीरीज 5 भी आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, सब आते जाएंगे। इसका सीरीज लगभग 10 सीरीज इसका चलेगा जी। तो पढ़ते रहिएगा मन लगाकर। दो चीजें मैं कहूंगा, आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है, इस गर्मी में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जब इसका पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट अगर हमें सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात, जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, जो सच में चाहते हैं टॉपर बनना, तो वो इस टॉपर नोट्स को जरूर लें। फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स मात्र 199 में आपको मिल रहा है। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे स्पष्ट कहिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं, तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वहीं से पेपर में आएंगे जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।